आज का टॉपिक एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 के सीसी 7 से है। सीसी 7 में हमें तुलनात्मक राजनीति के बारे में अध्ययन करना है। तुलनात्मक राजनीति के दो उपागमों का अध्ययन है सिलेबस में। पहला उपागम है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम या स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और दूसरा है पॉलिटिकल राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम या पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। आज हम आपसे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच या राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम की बात करेंगे। इसके पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में आगे जाएं, एक बात बतानी थी आपको। हमने इसके पहले आपको तुलनात्मक राजनीति के अर्थ और प्रकृति के संबंध में बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि अरस्तु ने 108 संविधानों की तुलना की थी। वो गलत है। अरस्तु ने वास्तव में 158 या 158 संविधानों की तुलना की थी। कृपया इसको सही कर लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम की। प्राचीन समय में राजनीति और अर्थव्यवस्था दो स्वतंत्र विषयों के रूप में नहीं अध्ययन दो स्वतंत्र विषयों के रूप में नहीं होता था, बल्कि उनका अध्ययन एक साथ होता था। राजनीति और अर्थव्यवस्था एक ही विषय थे। आप देख सकते हैं कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में, जिसमें कि उन्होंने राजनीति के बारे में विस्तृत वर्णन किया है, लेकिन उसका नाम उन्होंने अर्थशास्त्र रखा था। प्लेटो और अरस्तु ने भी अर्थशास्त्र, राजनीति और कई अन्य विषयों का अध्ययन एक साथ किया था। प्राचीन समय में चूंकि मनुष्य का जीवन बहुत सरल था, जटिलताएं बहुत कम थी, इसीलिए विषयों का भी उस प्रकार से विशेषीकरण नहीं था जैसा कि आज है। यह समय की जटिलताओं के साथ, यह समय के साथ साथ जैसे जैसे मनुष्य का जीवन जटिल होता गया, विषयों को अलग अलग किया जाना आरंभ हो गया। लेकिन राजनीति और अर्थव्यवस्था, ये दो विषय बहुत दिनों तक इनका अध्ययन एक साथ होता रहा है। ये 20वीं शताब्दी है जबकि ये दोनों विषय मुख्य रूप से स्वतंत्र विषयों के रूप में इनका अध्ययन आरंभ हो गया। आप देखिएगा तो रिकार्डो और माल्थस ने भी, जो कि अर्थशास्त्री थे, अपने पुस्तकों का नाम रखा। रिकार्डो की पुस्तक का नाम था ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन और माल्थस ने अपनी पुस्तक का नाम रखा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये दोनों अर्थशास्त्रियों ने भी पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया है अपनी पुस्तकों के नाम में। अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को अलग रूप देने का काम श्रेय सबसे पहले एडम स्मिथ को जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में सबसे पहले यह कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य धन के लिए कार्य करता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को राष्ट्रीय संपत्ति के स्वभाव तथा कारणों की खोज बतलाया, और उन्होंने अपनी परिभाषाओं में, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में धन पर विशेष बल दिया। उनके साथ के जो अन्य विद्वान थे, उन्होंने भी उनके मत का समर्थन किया। स्मिथ के अनुसार कोई भी सेवा का कार्य बिना किसी निजी स्वार्थ के नहीं होता है। उनका विश्वास था कि मनुष्य निजी स्वार्थ अथवा धन की प्रेरणा से ही कोई कार्य करता है। व्यक्तिगत हित या सामाजिक हित के बीच किसी तरह का विरोध नहीं है। जब समाज का प्रत्येक सदस्य निजी हित की भावना से काम करता है, तब इससे सामूहिक हित में स्वतः वृद्धि हो जाती है। अर्थशास्त्र का कर्तव्य व्यक्ति और समाज को ऐसे उपाय बताना है जिनसे धन के उत्पादन में वृद्धि हो सके। इस प्रकार एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में संकुचित कर देते हैं। लेकिन उनके बाद प्रोफेसर मार्शल, जो कि माने हुए अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस विचार से असहमति दिखाते हुए अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान न बोल करके उसे मानव कल्याण से जोड़ दिया। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का परीक्षण करता है
जो भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि मानव जीवन का अंतिम ध्येय धन प्राप्त करना नहीं है। धन तो केवल साधन मात्र है और साध्य है मानव कल्याण। दूसरे शब्दों में धन मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन के लिए नहीं। अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन आवश्यक है। मार्शल के शब्दों में अर्थशास्त्र एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। अब हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र में किस अध्ययन हम क्या करते हैं। तो अर्थशास्त्र में हम धन के उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और वाणिज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। धन के अर्थशास्त्र, इसके अलावा हम अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय लाभांश, नियोजन, विकास, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था आदि का अध्ययन करते हैं। ये सभी अवधारणाएं किसी न किसी रूप में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित हैं और उस पर व्यापक प्रभाव डालती हैं। राजनीति विज्ञान में, राजनीति में हम मनुष्य के राज्य के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं या मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। जितने भी आर्थिक कार्य होते हैं वो शासन की नीति पर निर्भर करते हैं। यदि राज्य में सुव्यवस्था और शांति स्थापित न होगी तो जनधन की सुरक्षा नहीं हो पाएगी और आर्थिक उन्नति भी नहीं होगी। इससे आर्थिक प्रगति बाधक हो सकती है। राज्य अपनी आर्थिक और राजस्व नीति द्वारा वाणिज्य व्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करता है और उस पर नियंत्रण कर सकता है और उसे नष्ट भी कर सकता है। सरकार की संरक्षण नीति, उत्पत्ति कार्यों में सहायता देना आदि बातों का देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार आर्थिक जीवन का राज्य संस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल पर का आर्थिक जीवन आज से बिल्कुल भिन्न था। पहले राज्य व्यक्ति के आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था, परंतु यह देखने में आया कि पूंजीपति मजदूरों का शोषण करने लगे और इसके परिणाम स्वरूप सरकार को मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने पड़े। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के आधारों के बारे में हम बात करेंगे। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था विश्लेषण के दो आधार हैं, एक तो उदारवादी और दूसरा मार्क्सवादी। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करता है और ये वर्तमान के प्रजातांत्रिक व्यवस्था से संबंधित है। उदारवाद में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपना कल्याण कर सके और अपने कल्याण के लिए वो केवल राज्य का एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर सके। इसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है अपने आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए और राज्य का कम से कम उसमें हस्तक्षेप होता है। अरे ये क्या कर दिया? मार्क्सवादी विश्लेषण के अंतर्गत मार्क्स ने शोषण मुक्त समाज की स्थापना की और उसने उत्पादन के साधनों पर राज्य के नियंत्रण की बात की। मार्क्स की धारणा है कि वर्तमान में मुक्त व्यापार से मनुष्य की स्वतंत्रता नहीं बढ़ती बल्कि वर्ग संरचना का जन्म होता है जिससे श्रमिक वर्ग पर पूंजीपतियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। अतः मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए इस वर्ग संरचना को नष्ट करना आवश्यक है।
साम्यवादी देशों में समाज के आर्थिक जीवन पर राज्य का पूरा नियंत्रण होता है। समस्त उत्पादन कार्य सरकारी योजनाओं के आधार पर किया जाता है। राज्य की शक्ति और कार्यकुशलता उस पर निर्भर करती है। विभिन्न कार्यों के लिए कितना धन व्यय किया जाए, इसका निर्णय आर्थिक साधनों के आधार पर होता है। अतः अर्थशास्त्री और राजनीति शास्त्र का आपस में घनिष्ठ संबंध है। आज राजनीतिक अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं है कि वह विषयों को स्वतंत्र विषयों के रूप में अध्ययन किए जाने का विरोध करती है, बल्कि वह दोनों विषयों के स्वतंत्र अध्ययन की बात करती है और इससे दोनों को मजबूती भी मिलती है। वर्तमान में राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता और आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है, दोनों का एक दूसरे से तालमेल दोनों के महत्व के लिए आवश्यक है। भारत में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संबंध में यह कहा जा सकता है कि भारत ने स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया था, क्योंकि भारत उसमें उस समय बहुत अधिक निर्धनता थी और भारत को जो विश्व के दोनों गुटों, पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों गुटों से आर्थिक सहायता चाहिए थी। इसलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रसार 1991 तक रहा। यह धीरे धीरे कम जरूर होता जा रहा था, लेकिन उस समय रहा। उसके बाद विश्व मुद्रा कोष आदि के दबाव में भारत ने 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद उदारीकरण की नीति अपनाई और धीरे धीरे उदारीकरण की नीति हमारे देश में बढ़ती जा रही है और हमारे यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन मिल रहा है ताकि वो आए, और हमारा बाजार भी खोल दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए। तो इस प्रकार से भारत में मिश्रित व्यवस्था से आज हम उदारीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।